ऑडिशन, हम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं भाई, और हम अपनी इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहना चाहते हैं, लेकिन ऑडिशन के नाम पे जो विपदाएं होती हैं, इट्स नॉट ईजी. It's not easy to go and audition and get rejected time and again, time and again, time and again, time and again, and deal with your own demons within. क्योंकि सबसे पहले एक्टर को यही लगता है कि that I'm worthless. है हमारे पास कोई वर्कशॉप जो ये सिखाए कि ऐसे ऑडिशन करते हैं और ऑडिशन की मनोदशा ऐसी है? नहीं है. कोई एक्टिंग स्कूल नहीं सिखाता है आपको. मुझे याद है कि जो एड्स के ऑडिशन में मैं जाती थी कि 5-5, 6-6 ऑडिशंस दिन में करके एक भी ऐड नहीं मिलता था. और वहाँ पे भी जैसे इन्होंने कहा, हर उम्र के बच्चों से लेके बड़ों तक, नमस्ते यहाँ कौन सा ऐड का हो रहा है, यहाँ पे ही है. हाँ, फिर हम स्लेट लेके खड़े हैं जो जोया के फिल्म में हमने देखा है वो तो. और हमें पता नहीं कि इस रास्ते का कहाँ पे एंड होने वाला है, वो पता नहीं है ना. तो किसी का होगा कि भाई मुझे मिल गई अनुराग की फिल्म, लेकिन किसी का ये भी होगा मेरे उस रूम में मेरे साथ जो बाकी के बैठे थे वो मुझे नहीं पता. क्योंकि मुझे ये भी पता है कि राम गोपाल तब तो रामू जी की फिल्म में रोल मिल जाए, वो वाली बात थी. मतलब इस एक्टर से कम हुनर वाले हैं, या इस एक्टर से कम हुनर वाले हैं, या हम में हुनर है ही नहीं, टैलेंट है ही नहीं. ये सारे सवाल तो उनके ज़हन में उठते हैं ना. मेरे से बातचीत करते हुए अनुराग कश्यप ने एक इंसिडेंट बताया था जब आपके एजेंट की वजह से अनुराग और आपके बीच चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई. मीडिया ने बहुत अलग तरीके से उठाया, फिर अनुराग ने स्टेटस डाला, सारी चीज़ें सॉर्ट हुई. हाउ डू यू सी दिस? तुम थे वो? मैं था वो. अच्छा. भागते दौड़ते हाँफते सिनेमा के बीच एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर आया है जिसे देखकर काफ़ी हद तक सुकून मिलता है, काफ़ी हद तक ठहराव देखने को मिलता है. मैं बात कर रहा हूँ फिल्म चिड़िया की. इस ट्रेलर को पर्सनली मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा. मेरा नाम है अविनाश, आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया, और मेरे साथ मौजूद है फिल्म चिड़िया की टीम. मेरे साथ हैं विनय, अमृता और मेहरान. स्वागत है आप तीनों का. मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा सबसे पहले, फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे को बच्चा जाता है कि मेरे को जाली वाला बैट चाहिए. 700 रुपये उसे बताते हैं, दोस्तों के पास आता है, बोलता है बहुत महंगा यार, नहीं ले पाएंगे. जिंदगी में आप लोगों के कभी आर्थिक तंगी और वर्सेस सपना, वो वाला फेज हुआ है? हमारे मंसूबे कम ही नहीं हैं और कभी पूरे हो नहीं सकते. क्योंकि आज अगर कोई ख्वाब पूरा हो गया तो हम उससे बड़ा वाला देखना शुरू कर देते हैं कल ही से. तो ऐसा संघर्ष तो रोज होता है हमारे से. बचपन में भी अभी भी होता है भाई. अविनाश, छोले खाएं कि पराठे खाएं, ये लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं, पिज्ज़ा खाएं, खा के काम करें कि ना करें, ये सब बड़े सवाल हैं. तो ऐसे झंझावात हमारे जीवन से गए नहीं हैं. बट अभी आप लकी हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है तूफान. बट अभी जैसे आपने बोला ना, जो छोले खाएं कि पिज्ज़ा खाएं, अभी ऑप्शंस हैं. अभी ये नहीं है कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं. नहीं है, अभी भी है. हाँ, देखिए. हाँ. कुछ लोग छोले पचा नहीं पाते हैं, ठीक है ना. तो ये सवाल का जवाब अंदर से आते रहना बहुत जरूरी है. मैं उन सब चीज़ों से ऊपर नहीं उठा हूँ अभी तक अविनाश. एक दिन शायद आपकी तरह मैं भी थोड़ा इवॉल्व हो जाऊँ, लेकिन अभी तक तो वो संघर्ष जारी है. मुझे एक मेरा सपना याद आया, जो मतलब जैसे आपने कहा ऐसे ही 700 रुपये की जो बात थी. मैं जब छोटी थी ना, मैं तो बड़ी लड़की हूँ घर की, तो मैं मतलब तब माँ और पिताजी की हालत थोड़ी सी मॉनिटरी ठीक ठाक ही थी, तो मैं बस से जाती थी. मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं बस से स्कूल, और बहुत मतलब सेल्फ डिपेंडेंट और ऐसे हो गई थी मैं बच्ची, और मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता था उसमें. मुझे माँ ने एक दिन दिखा दिया था कि ऐसे जाके आना है. मैं जाती थी आती थी. जब मेरे भाई आए 3-4 साल बाद, तो तब तक उनकी स्थिति भी अच्छी थी, तो उनको जो है बस अब स्कूल जाने के लिए रिक्शा रखा गया. अच्छा. तो फिर मुझे पहले बस से तकलीफ नहीं थी. जब उसको रिक्शा मिला है तो मैंने कहा यार मैं तो उल्लू बन गई. मतलब ये मुझे तब बात रियलाइज की मैंने कि यार मैं तो उल्लू बन गई. मेरे को बस से भेज रहे थे. हाँ, तो मुझे तो, और तब मुझे बहुत सर आते थे, अरे क्या ये बच्ची. और ये बता दिया कि अभी हमारी आर्थिक हालत ठीक है इसलिए उसको रिक्शा से भेज रहे हैं. नहीं, वो बताया पेट्रियार्की की बात नहीं बताई उन्होंने. नहीं, वो तो है ही, वो तो एकदम सही बात आपने कही, क्योंकि वो लड़का था. ये बात तो वो भी एक बात है. तो लेकिन मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, मतलब मैं तो उल्लू बन गई. तो मैंने एक दिन फिर मैंने रोना धोना, मैंने कहा नहीं अब लेकिन तब तक मैं बड़ी हो गई थी. तो उन्होंने कहा अब क्यों रिक्शा लगाना है. मैंने कहा नहीं मुझे तो रिक्शा चाहिए, मुझे रिक्शा से ही वो. और इतना मज़ा आता है
रिक्शा में पूरे सारे बच्चे मिलके जाते हैं ना, हाँ। एक एक को लेते हुए स्कूल जाना है, वो वाला रिक्शा ना, मतलब हाँ, जो घर घर से बच्चे घर pick करते एक हैं, साथ correct, मतलब private। लेके, हाँ प्राइवेट। हाँ। तो मैंने एक बार फिर मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए, तो एक बार फिर मैंने पापा को कहा मैं चाहिए, मैं नहीं, क्योंकि बस से तब तक ये हो गया था, एक भिकारदास मारुति करके बस स्टॉप होता था जहाँ पे मैं स्कूल के बाद जाऊंगी पूना में, और मैं छोटी ही थी, मतलब बड़ी हो गई थी, मतलब छोटी ही थी, चौथी पांचवी कक्षा में रहूंगी, तो बसेस भर के आती थी और मुझे चढ़ना ही नहीं होता था। और पिताजी को मैं लगातार बताया जा रही थी कि मुझे बहुत, और जब हम छोटे गांव में रहते थे तो बस से जाना आसान था, बिकॉज ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब हम पूना आ गए थे तो भीड़ वाली बस थी। तो मैंने कहा पिताजी प्लीज़ आप आके देखिए, तो मुझे ना 2-2 घंटा बस स्टॉप पे खड़ा रहना पड़ता, मैं चढ़ ही नहीं पाती थी, इतनी भीड़ होती हाँ। तो मैंने कहा इसलिए भी मुझे रिक्शा चाहिए, तो लेकिन नहीं हो रहा था। फिर एक बार ना पापा ने, मैं इतना रोई और बहुत मैंने हंगामा कर दिया, तो मुझे वो सीन याद है, डाइनिंग टेबल पे पापा ने कहा कि मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन भी याद है। बोले देखो बेटा, जय मेरे भाई का भाई, उसको जो रिक्शा हमने लगाया है उसका 80 रुपया लगता है महीने का, और तब मतलब उन्होंने कहा 80 रुपया अभी एक और रिक्शा का अभी मेरे पास नहीं है। तो जब ये बात कोई पिता अपनी बेटी को बोलता है कि मजाल मेरी कि मैं बोलूँ फिर भी मुझे जाना है, तब से मैंने कभी सारा मेरा बंद, रोना चुप हो गया। मेरे पास नहीं है तो अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं नहीं दे पाऊँगा 80 रुपये अभी महीने का, क्योंकि बाकी मेरे खर्चे जो है मेरे व्हाटएवर। सो दैट वाज द एंड ऑफ माय, जो कुछ हंगामा या जो कुछ मुझे चाहत, सपने पूरे, तो मैंने कहा ठीक है। तो इनफैक्ट मुझे एक दिन याद है मेरी ज़िंदगी का, तो मैंने वो छोड़ दिया मेरा, मैंने कहा नहीं होगा अब पिताजी से, इसके बाद मैं कुछ नहीं जो इंसान मुझे बता रहा है कि 80 रुपया नहीं है उसके पास। तो उसके बाद मेरी सहेलियाँ तो सारी रिक्शा से जाती थी, मैं बस से जाती थी। तो एक सहेली ने ना मुझे तोहफा दे दिया, जिसपे मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती हूँ, किसी ना किसी दिन मैंने लिखी भी है स्क्रिप्ट, कि उसने ये कहा कि आज तुम मेरे रिक्शा से चलो। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर पैसा नहीं है, 80 रुपये। उसने कहा नहीं, एक दिन के लिए काका से पूछते, रिक्शा वाले काका से, कि क्या हम इसको लेके जाएं। तो मैंने कहा वो वैसे करेंगे बिना पैसे के, नहीं तो फिर मम्मी पापा तो डांट देंगे। उसने कहा देखते हैं क्या होता है, चलो। तो मुझे वो काका भी याद है, रिक्शा वाले चाचा जिनको हम काका बोलते मराठी में। तो उनके पास गई, वो बोली इसको ऐसे से, मतलब बस आज के दिन उसको घर छोड़ना है। तो उसने कहा हाँ बैठो। तो दैट वन डे विच आई वांटेड, वो सपना उस लड़की ने, मेरा सहेली ने पूरा कर दिया। मैं उस रिक्शा में बैठ गई और जो मज़ा आया मुझे, सारे बच्चे गाने गाते हैं एक साथ, एक दूसरे के, मतलब अंताक्षरी टाइप्स खेलते थे हम लोग भी, बहुत मज़े करते हैं रिक्शा में, जैसे एक साथ जा रहे हैं। और मेरा घर तो लंबा था, तो सबसे लास्ट में मेरा घर आया, और मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन की। और मैं जब उतरी रिक्शा से, मैं लास्ट थी लड़की, और वो काका इतने, चाचा जी इतने क्यूट से थे, ऐसे बुजुर्ग थे वो। और मैं उतर के मैं थोड़ा आगे गई, फिर मैं मुड़ी, तो वो रुके थे जब तक मैं जाऊँ। तो मैंने उनको ऐसे बाय किया, बाय, तो उन्होंने ऐसे किया मुझे, और मैं अब तक वो मुझे याद है कि ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा सपना पूरा कर दिया, तो मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। बहुत खूबसूरत। आपके साथ? ऑफ कोर्स हर बच्चे के साथ, हर किसी के साथ लाइफ में सपने तो लगे ही रहते हैं। जब 100 रुपए की चीज़ चाहिए होती है और वो मिल जाती है तो 500 की चाहिए, तो वो तो बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, मेरे स्कूल के बाहर एक गोलगप्पे का एक स्टॉल, एक ठेला लगा रहता था, तो मैं बड़ा शौक़ रखता था कि ये खाऊं, और मुझे 1, 2, 3 रुपए कुछ मिल जाते थे, तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जाके वो खा लिया करता था। लेकिन हर वक्त ये रहता था कि एक प्लेट ख़त्म होने वाली है, अब ये 5th देगा और वो ख़त्म, फिर उसके बाद बोलेगा कि अब और पैसे लगेंगे, वो उतने होते नहीं थे। तो ये तो सोचता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा और अपना कुछ पैसे ऐसे कमाऊंगा तो एक दिन आके खूब खाऊंगा इसको। और ये हमें बड़े होने, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, अनस नाम है उनका, उनके साथ में एक दिन गया कि आज हम लोग, आज तो उनका दबा के खाएंगे और सब ले जाएंगे, जितना है सब खा जाएंगे। और वहाँ गए, आपको यकीन जानिए, हम लोग एक प्लेट भी पूरी नहीं खा पाए। और उस दिन हमारे पास बहुत पैसे भी थे जेब में जबकि, लेकिन वो नहीं खा पाए जब हम कमाने लगे और बड़े हो गए। तो इस तरह के रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं ज़िंदगी के, छोटे, बल्कि अभी भी उनके कुछ चीज़ पे दिल आता है और वो वहीं पे थोड़ा सा दिल को समझा लेते हैं कि नहीं, वो है ना, गालिबन जावेद साहब का शेर है कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को मैंने समझाया। तो वो समझाते रहते हैं, तमन्ना रोज़ होती रहती है, समझाना रोज़ होता रहता है, तो इसी का नाम ज़िंदगी है, ऐसे ही चलते हैं सर। मुझे बतौर डायरेक्टर आप एक चीज़ समझाइए, जब आपके सामने फ्रेम में ये ऐसे 2 दिग्गज कलाकार होते हैं, तो ये इजी हो जाता है काम कि इन्हें ज़्यादा बताना ही नहीं है?
या ये मुश्किल हो जाता है? नहीं, एक्चुअली जो आपने पहले कहा कि इजी हो जाता है, इजी इस तौर पे हो जाता है कि आप एज अ डायरेक्टर राइटर आप कुछ सोच के जाते हैं सीन के लिए कि मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन करूंगा, ऐसा मेरा लाइट होगा, ऐसा मेरा कैमरा होगा, ये ट्रॉली होगी, ये ट्रैक होगा, ये इमोशन होंगे। और लेकिन मैं अपने डायरेक्शन में अपनी लिमिटेशन जानता हूँ, तो मेरा कभी भी मैं किसी को, अपनी टेक्निकल टीम को भी, किसी को कुछ उनके काम के बारे में नहीं बताता। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। और वैसे ही मैं सर और मैम के साथ करता था कि सिर्फ ये बता दिया कि सर हम इस सीन में ये कोशिश कर रहे हैं, ये रात के 11 बज रहे हैं, ये ऐसा मोमेंट है और हम ये चाहते हैं इससे निकालना, इस सीन में ये सीन का मकसद ये है। तो बस इतना कर दिया। अब आप जो भी कुछ अपने दिमाग में सोच के गए हैं, ये जो दो लोग हैं ये इतने अच्छे कलाकार हैं कि वो आपके सोच के बियॉन्ड उस चीज़ को ले जाते हैं और वही उनकी मानता भी है। इसी वजह से लोग इतने महान भी हैं और इतने सालों से इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत फिल्में यस कर चुके हैं। तो मुझ जैसे नए डायरेक्टर के लिए इन लोगों का मेरी फिल्म में होना ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। ये मेरे लिए ऐसी बात है जिसको मैं अपने ज़िंदगी में आखिरी सांस तक याद रखूँगा। बनता भी ये चीज़। तो आप फिल्म के राइटर भी हैं, लिखी भी है आपने जी। जब प्रोसेस चल रहा था, जो ड्राफ्ट्स तैयार हो रहे थे, जब लिखी जा रही थी, तभी ये दोनों जहन में थे या इन तक कहानी कैसे पहुंची? ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट, कैसे कहानी में ये दोनों कैसे जुड़े? मेरे इन्होंने बहुत ऑडिशंस लिए हैं, मतलब 15 के करीब ऑडिशंस के बाद में इन्होंने मुझे पास किया इस फिल्म। 15 के बाद पास हुई हैं और फिर तो उसके बाद मैं आया ऑडिशन देने। इन्होंने 20 दिए। सो जोक्स अपार्ट, मैं जब कहानी लिखता हूँ तो मैं कह रहा था कि ज़्यादा मैं ये नहीं सोचता कि ये फिल्म बनेगी या क्या होगा। सिर्फ इतना सोचता हूँ कि ये कहानी होनी चाहिए और अगर कहानी अच्छी लगेगी तो उसके बाद हम फैसला लेंगे कि कहानी इस लायक है कि इसको फिल्म बनाना चाहिए कि नहीं। तो कहानी लिखी, जब वो लगने लगी कि हाँ थोड़ी ठीक हो गई, तो ड्राफ्ट में एक आपको मैं बात बताता हूँ, इग्नोरेंस ना कभी कभी बड़ी खूबसूरत अपना रोल प्ले करता है। और वो ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि फिल्म मेकिंग एग्जैक्टली क्या है, कैसे स्क्रीन प्ले होता है, वो क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको ख्याल रखनी चाहिए। तो मैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं कोई ट्रेंड कहीं किसी इंस्टीट्यूट से या किसी को असिस्ट करके नहीं आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग और मुझे नहीं पता वो कितने ड्राफ्ट हुए, क्या हुआ, वो बस एक स्क्रीन प्ले जैसी कुछ शक्ल मुझे लगने लगा कि हाँ अब ये कहानी पढ़ के कि समझ में सारी बातें आ रही हैं, दैट्स इट। और वही कहानी मैंने ले जाके विनय सर को दे दी कि विनय सर ऐसे ऐसे एक कहानी है। और विनय सर का नज़र करम हुई कि उनको वो कहानी अच्छी लगी और मेरे लिए मेरा नसीब जगमगाया कि ऐसे दो कलाकार मेरी फिल्म में आ गए। सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। करेक्ट। आपने भी जिक्र किया कि 15 ऑडिशंस दिए, आपने बोला 20 दिए। मुझे एक चीज़ समझाइए, जब इतनी लंबी जर्नी के बाद, इतनी बार काम साबित करने के बाद, बाबू आपको सच लगा वो मजाक? लेकिन मैं आपको मजाक था, ठीक है, मैं बट उसी ऑडिशन नहीं दिए, ऑडिशन नहीं हुआ एक्चुअली। विनय ने भी नहीं दिए, इन्होंने इनसे पूछा और इन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। आई वाज जस्ट जोकिंग, सॉरी। मैं उसको सीरियस समझा था, ठीक है, माय बैड। बट आज भी जब फिल्म्स के लिए सच लगा कि इन्होंने मेरे 15, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि बहुत होता है आज भी, बहुत लंबे काम के बाद भी एक्टर्स को उनके ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, ना कि स्क्रीन टेस्ट। तो मैं वही चीज़ पूछना भी चाह रहा था कि आज भी जब आपको इतने लंबे काम के बाद अगर ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है तो क्या चीज़ वो खटकती है? नहीं, मतलब ये अलग है। ये तो मैंने मजाक किया था, तो दैट वाज नॉट ट्रू कि हमने बिल्कुल ऑडिशन वगैरह नहीं दिया है। इन्होंने मुझे इन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और इन्होंने फिर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी। But I have auditioned for many films. Like for example, with Anurag, all the 3 projects I have done with him, each project I have auditioned for him. Because audition is not only कि आप अच्छे हो या बुरे हो. You know, he wants to see कि इस रोल में क्या लग रहा है. You know, even director wants to explore ना. तो उस हिसाब से मैंने रमन राघव, मुकेश छाबड़ा ने ऑडिशन लिया था. उसके बाद भी अपना ये जो किया सेक्रेड गेम्स 2 का भी ऑडिशन हुआ, चोक का भी ऑडिशन हुआ. उमेश कुलकर्णी जी जो मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त, लेकिन उनकी फिल्म के लिए भी ऑडिशन होता था। तो वो एक टेम्परामेंटली मैंने खुद को बोला था कि यू नो ये होता होगा डायरेक्टर्स का। अनुराग ने मुझे एक बार बोला था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आर यू इन द स्पेस ऑफ डूइंग दिस रोल। ऑडिशन का मतलब ये है, मतलब ही इज नॉट चेकिंग कि क्या मैं उतनी अच्छी एक्टर हूँ या बुरी हो गई हूँ, रोल के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, इट्स नॉट, ही इज नॉट, ही बिकॉज आई आस्क्ड हिम कि अनुराग, हाँ मतलब थर्ड इसमें तो उसने कहा नहीं वो नहीं है। कई बार एक्टर को लगता है अभी मुझे रोल नहीं करना है, और अगर वो सामने से पूछेगा तो मुझे स्ट्रेस आ सकता है ना कि भाई अनुराग ने पूछा है। सो व्हेन ही रियलाइजेस कि ओह शी हैज ऑडिशन मींस शी वांट्स टू डू इट, ये वो वाली भी बात है। तो
ऑडिशन अलग अलग नज़रिए से लिए जाते हैं। बिल्कुल। कुछ चीज़ों के लिए नहीं भी करने पड़े। तो गली बॉय का ऑडिशन नहीं था जोया ने सिर्फ मेरा लेकिन काम देखा था। कई बार ऑडिशन मतलब आपका काम ही मेरे लिए ऑडिशन रहा है, बट आई डोंट, इसके ऊपर निर्भर है कि मैं ऑडिशन किसके लिए कर रही हूँ। मैं ऑडिशन तो मैंने श्वास में भी ऑडिशन किया था, बट इट डिपेंड्स ऑन कि मैं किन के लिए वो कर रही हूँ। अगर मेरी स्क्रिप्ट अच्छी लगे फिर ऑडिशन क्या मैं कर सकती हूँ वो रोल के लिए, व्हाई नॉट। लुक टेस्ट होते हैं, यू नो, सो इट्स नथिंग टू डू विथ माई टैलेंट। ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं ऑडिशन से मुझे ऐसा कम नहीं लगता ओ मेरा ऑडिशन ले लिया। बिकॉज यू नो इन हॉलीवुड तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग करते रहते हैं ऑडिशन, यू नो। बिल्कुल। हमें उसको अपने पर्सनल वर्ड से का ताल्लुक उसका नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट। सवाल इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं ऑडिशन भी दूं, कुछ को लगता है कि देने में कुछ गलत भी नहीं है। जी, कोई गलत नहीं। कोई गलत नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। इन्होंने इतनी अच्छी तरह जो चीज़ समझाई है, मैं साबका रखता हूँ इनकी बात से। अगर किसी डायरेक्टर को, अगर आप भी वो फिल्म करना चाहते हैं और कोई भी डायरेक्टर विजनरी है, वो चाहता है कि आपको उस रूप में देखे, तो इट्स हर और हिज प्रेरोगेटिव दैट टू चेक यू आउट ऑन द स्क्रीन। इसमें मुझे एक बात सर थोड़ी सी ये लगती है, क्योंकि मैं अदर साइड ऑफ टेबल बैठा हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। ऑडिशन को थोड़ा गलत सही से हटा के अगर देखेंगे तो शायद बेहतर होगा। ऑडिशन बहुत फिल्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसका मानी ये नहीं है कि आपकी कैपेसिटीज़ जज हो रही हैं या आपकी किसी तरह की ईगोज़ को किसी एक्टर के, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे एक्टर्स को अच्छा नहीं लगता। थैंकफुली मैं तो बहुत ही वंडरफुल एक्टर्स के साथ था, लेकिन और भी क्योंकि मैंने कुछ काम किए हैं लाइफ में, तो एक्टर्स को कभी अच्छा नहीं लगता कि अच्छा हम ऑडिशन क्यों दें, मेरी इतनी बड़ी बॉडी ऑफ वर्क है, आप उसमें से देख लीजिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। जो एक कैरेक्टर किसी राइटर ने या डायरेक्टर ने उसको डिज़ाइन किया है, उस डिज़ाइन में हम एक्टर को ले आके जब वो उस डिज़ाइन के अंदर आते हैं तो उसको नए तरह से एक एक्सप्लोर किया जाता है। ये डायरेक्टर और एक्टर को दोनों को एक साझा एक पॉइंट पे लाने का माध्यम है, जिसमें आपने जैसे मैम ने कहा कि हॉलीवुड के बहुत बड़े ब्रांडों साहब कब तक ऑडिशन, कितने हर उनके आज भी ऑडिशन आपको यूट्यूब पे हम लोगों को मिल जाते हैं। सो व्हाई दे यूज्ड टू डू इट? इट वाज नॉट बिकॉज कि वो बहुत बड़े एक्टर नहीं थे या उनकी कोई वर्थ कम है मार्केट में। इट वाज बिकॉज कि वो कैरेक्टर को जब हम तैयार करेंगे, जैसे हम स्क्रीन टेस्ट जैसे कॉस्ट्यूम ट्रायल करते हैं, तो कि हमें पता लगना चाहिए कि हम ये कॉस्ट्यूम के साथ इस कैरेक्टर पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से एक ऑडिशन है, उसमें एक्सप्लोर किया जाता है कैरेक्टर, क्योंकि उससे पहले तक कैरेक्टर सिर्फ पेज पे है। अब उसको एक फिजिकल फॉर्म मिलने वाली है, तो फिजिकल फॉर्म डायरेक्टर नहीं दे रहा, वो फिजिकल फॉर्म वो एक्टर है उसकी। तो इट इज़ एक म्यूचुअल, उसमें कोई इंसल्ट या कोई ईगोज या कोई बड़ा डायरेक्टर है तो मैं तो लूँगा ही, इट इज़ नॉट दैट। ये बहुत अहम हिस्सा है फिल्म मेकिंग का। शायद मुझे लगता है कि हर फिल्म में बहुत ज़रूरी है कि आप ऑडिशन करें ताकि एक्टर डायरेक्टर दोनों एक पॉइंट पे आ जाएं और वो कैरेक्टर खूबसूरती से और अच्छी अपने आप को शेप ले पाएगा। आई थिंक ये वही है कि आप कैसे देख रहे हैं, आधा ग्लास भरा है आधा खाली है वाली चीज़। Having said that, I do understand where that question comes from. Because in the name of audition, a whole lot of bull happens. Let me speak on behalf of all those actors who've been auditioning for many years and they're not able to land a role. Okay? So it's very easy for us to say that, oh, audition is very essential, but the other side of audition, let's face it, we are not Hollywood. We are not as evolved when it comes to any creative process like this. Audition, हम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं भाई, और हम अपनी इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहना चाहते हैं, लेकिन ऑडिशन के नाम पे जो विपदाएं होती हैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम है क्योंकि हम ऑडिशन से उठ के आने वाले एक्टरों में से हैं। बिल्कुल। तो इट्स नॉट ईजी टू गो एंड ऑडिशन एंड गेट रिजेक्टेड time and again and deal with your own demons within कि मतलब मुझ में क्या खराबी है, क्योंकि सबसे पहले एक्टर को यही लगता है कि that I'm worthless, even though जिसको ऑडिशन ले रहे हैं, अब इन्होंने 200 बच्चों का ऑडिशन लिया, 200 बच्चों और 2000 बच्चों के ऑडिशन लेने के बाद इन्होंने 2 का चयन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1998 बच्चे जिनका ऑडिशन में जिनको रिजेक्ट किया गया,
उनकी मनोदशा आप कैसे स्वास्थ्यप्रद और लाभप्रद बता सकते हैं? आप तो सिर्फ अपनी तरफ की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको जो चाहिए था आपने उस 2 लोगों का चयन किया। लेकिन जो 1998 बच्चे आए, और वो बच्चे हैं, ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड टू ऑडिशनिंग एंड गेटिंग रिजेक्टेड। मे बी मेजॉरिटी ऑफ देम हैव ऑडिशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, you know, they might have gotten dejected and completely stopped auditioning for good. है हमारे पास कोई वर्कशॉप जो ये सिखाए कि ऐसे ऑडिशन करते हैं और ऑडिशन की मनोदशा ऐसी है? नहीं है। कोई एक्टिंग स्कूल नहीं सिखाता है आपको, चाहे वो NSD हो या FTII हो, कि भाई ऑडिशन में किस तरह से पॉजिटिविटी लेके जानी चाहिए। तो ये एक विपदा है ना। आपने यूं ही बात पूछी होगी और हमारा जो भी जवाब है, हमारा जवाब हमारे अंतर्गत है कि भाई हमने कितने ऑडिशन किए हैं, इन्होंने कितने ऑडिशन किए हैं, इन्होंने कितने ऑडिशन लिए हैं। पहली फिल्म में 2000 ऑडिशन करके उन्होंने 2 बच्चों का चयन किया है। बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट। सो लेट्स फेस इट, लेट्स एडमिट इट कि देयर इज नो फुल प्रूफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिशनिंग। और जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि इस संघर्ष का और कोई निदान है नहीं। क्योंकि अगर आप जड़ों से उठ के आ रहे हैं तो आपको वो मशक्कत करनी पड़ेगी। आपने बहुत खूबसूरती से चीज उठा के रख दी कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं इस पे है, ध्यान देना नहीं चाहिए। है। और and if it gives rise to mental health, it does. I know many people who are not kids and they're dealing with this. Actors who have worked already but haven't made it big or made it. It's not easy. And my compassion goes to all those actors who were still trying out, in their 30s, in their mid 30s, in their 40s, in their mid 40s, men, women, alike. It's a difficult. आप जितने एक्टरों को देखते हैं वेब सीरीज में, फिल्मों में और थिएटर में, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा एक्टर on the other side are still trying. Correct. So let's be, a little compassionate about the process called auditioning, because I'm sorry, but a whole lot happens in the name of audition as well. True. This is so true. मुझे याद है कि जो एड्स के ऑडिशन में मैं जाती थी कि 5-5, 6-6 ऑडिशंस दिन में करके एक भी ऐड नहीं मिलता था। और वहाँ पे भी जैसे इन्होंने कहा, हर उम्र के बच्चों से लेके बड़ों तक, नमस्ते, यहाँ कौन सा ऐड का हो रहा है, यहाँ पे है, हाँ। फिर हम स्लेट लेके खड़े हैं, जो जोया के फिल्म में हमने देखा है वो। तो और हमें पता नहीं कि इस रास्ते का कहाँ पे एंड होने वाला है, वो पता नहीं है ना। नहीं पता। तो किसी का होगा कि भाई मुझे मिल गई अनुराग की फिल्म, लेकिन किसी का ये भी होगा, मेरे उस रूम में मेरे साथ जो बाकी के बैठे थे वो मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि रामगोपाल, तब तो रामू जी की फिल्म में रोल मिल जाए, वो वाली बात थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या वो लोग ये सोचें कि हम मतलब इस एक्टर से कम हुनर वाले हैं, या इस एक्टर से कम हुनर वाले हैं, या हम में हुनर है ही नहीं, टैलेंट है ही नहीं। ये सारे सवाल तो उनके जहन में उठते हैं ना, जिनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। करेक्ट। सो आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स कीप like a 10-second silence for those who are still braving it out, because now, जैसा कि आपने कहा कि ऑडिशन के लिए आता है तो आपकी हमें नहीं तेज आती कि भाई मेरा ऑडिशन ले रहे हो। नहीं भाई, ऑडिशन प्रोसेस जो ऐसा है ना कि मतलब it's not a guarantee of anything, and that is why there is a negative aspect of auditioning as well. इन्होंने जो कहा वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑडिशनिंग, कि हाँ भाई एक डायरेक्टर के लिए, उसके विजन के लिए ज़रूरी है यार, वो 2000 करे, वो 5000 ऑडिशन करे, अगर उसमें कुवत है तो वो कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका जो फ्लिप साइड है, यू नीड टू बी अ लिटिल कंपैशनेट अबाउट दैट ऑल्सो। मैंने वो भी कहानियाँ सुनी हैं कि जितने लोग ऑडिशन करने आते हैं, आप हॉलीवुड की बात करते हैं, उनको बाकायदा डायरेक्टर लेटर ड्राफ्ट करके भेजते हैं कि sorry, we couldn't select you because we were looking for other things, and all the best, and also to say that don't think that you're not talented. It's just fit नहीं हो रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि उसकी बहस लंबी हो सकती है, बिल्कुल, इसकी बहस भी लंबी हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि एक जगह रिजेक्शन है, एक जगह एक्सेप्टेंस है। उस रिजेक्शन का आप क्या करेंगे? आपने कुछ तय किया है कि रिजेक्शन का आप क्या करेंगे?
रात में मुकेश के गाने सो जाएंगे या क्या करेंगे, क्या उसके लिए कोई तैयार नहीं करता आपको, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। करेक्ट, फेयर इनफ, फेयर पॉइंट। आपने अभी अनुराग का जिक्र किया और मुझे उनसे ही की गई एक बातचीत याद आ गई थी हाल ही में। बीते कुछ वक्त में सिनेमा बहुत तेज़ी से बदला है। अब सिर्फ एक्टर डायरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मेरे से ही बातचीत करते हुए अनुराग कश्यप ने एक इंसिडेंट बताया था जब आपके एजेंट की वजह से अनुराग और आपके बीच चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई। मीडिया ने बहुत अलग तरीके से उठाया, फिर अनुराग ने स्टेटस डाला, सारी चीज़ें सॉर्ट हुई। हाउ डू यू सी तो दिस? तुम थे वो? मैं था वो। अच्छा। बट आपको क्या लगता है कि ये जितने चीज़ें बीच में और लोग बढ़ रहे हैं, उससे क्या गैप बढ़ता जा रहा है? क्या क्रिएटिविटी पे उसका असर पड़ रहा है? देखो, एवरीथिंग एज अभी उन्होंने जो ऑडिशन के लिए बात कही ना, हर चीज़ के दो पहलू हैं। कुछ अच्छा, एक अच्छा वाला है और जो नेगेटिव वाला वो भी है। सो आई वुड से कि उस एजेंसी ने मुझे मदद भी की है, मेरा काम देखा भी है। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल। बट येस, अनुराग के साथ ये हुआ, ये भी सच्चाई है। जब मैंने झाड़ दिया वो, तो एजेंसी में जो नए नए बच्चे आते हैं, तो मैंने उस बच्चे को बोला, भाई मैंने तुम्हें बोला था वैनिटी मांगने के लिए, वो आदमी मुझे लेके आया है यहाँ पे, तो मैंने कहा था। तो उसको क्या है, उसकी क्वेश्चनर उसका सेट है ना, मतलब हर किसी एक्टर के लिए जो है, ये मुझे ये वैनिटी, ये वो सब। मैंने कहा मैंने बोला था कि मैंने, और बाकायदा मुझे अचरज इस बात का हुआ, मैंने उनको बताया था कि आप यहाँ बात नहीं करेंगे। यू नो, फिर उसको शायद किसी ने आपस में भी, इसने उसको नहीं बताया, वो भी होता है ना कई बार एजेंसीज में, वो बोलता है इसने मुझे नहीं बताया, मुझे इसने नहीं बताया, जो भी है, क्योंकि काफी लोग हैं। तो वो वाली बात हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग। बट आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो कि उन्होंने मेरा अच्छा काम देखा है। दे हैव ट्राइड टू रेज माई मनी, उन्होंने मेरा मार्केट प्राइस बढ़ाया है। दे आर ऑल ऑफ देम आर डूइंग इट फॉर मी। बट यहाँ पे मैं एकदम से मानती हूँ कि हाँ, वो गलत हुआ था। मैंने उस बच्चे को जाके बोला, भाई मैंने बोला था तुम्हें, हालांकि मैंने बोला था कि मत करो बात, क्योंकि यहाँ पे अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से अप्रोच होना चाहिए। तो वो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो छोटी बच्ची थी, उसको नहीं समझ में आया। तो मुझे पता है, मुझे सबसे हास्यास्पद बात ये लगती है कि अमृता के साथ न्याय संगत बात क्यों होने लग गई। आई नो। वैन के लिए, क्योंकि ये समझदार हैं, कंपैशनेट हैं, आपकी दोस्त हैं। बस इतना ही कहना है मुझे। तो सीरियसली देयर आर टू साइड्स टू एवरीथिंग। तो मैं ये नहीं कहूँगी यार, मुझे तो, मैं इस सिलसिले में तो छोड़िए, मैं हर सिलसिले में मुझे बुद्धिज्म का जो मध्यम मार्ग है ना, सेंटर से, क्योंकि आजकल ना सारे लोग या तो इधर के हैं या उधर के। भाई बीच से चलो, समतोल, इक्विलिब्रियम नाम की भी कोई चीज। कितनी कमाल की बात कही आपने। तो कहने का मतलब ये है कि नाहक चीजों को सनसनीखेज ना बनाएं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जो मुद्दे की बात है उसको जितना भी आप डिस्कस करें, हम तो तैयार हैं उसके लिए। मैंने भी आप ऐसे गॉसिप को लेके आपने यहाँ ला के पटकाया। अविनाश जी को खाना नहीं खिलाया आप लोगों ने। चिड़िया, गलत बात है यार। चिड़िया जैसे इंडस्ट्रियल फिल्म की बात चल रही है, तो आप क्या बात कर रहे हो? बट मैं मैम के लिए एक बात जरूर मैं बोलूंगा। मैंने वो आपका इंटरव्यू देखा था अनुराग सर का, उसमें जो भी बात थी, मैंने जब देखा था तो थोड़ा मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि मैम ने जब मेरे साथ फिल्म की और हम लोग कोई 40-50 दिन सेट पे हम लोग रहते थे, तो हमारी बहुत छोटी फिल्म, बहुत कम रिसोर्सेज में हमने जब फिल्म एग्जीक्यूट की, तो मैं तो शायद हम एसी रूम भी उनको हम नहीं कर पाते थे। और शायद अमृता के कभी एक बार ये बात भी उन्होंने नहीं कही कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतनी कमाल की लड़की हैं कि उन्होंने, बल्कि ये जानते हुए कि मेरे पास ये सारी रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके बाद भी मुझे आके बहुत सपोर्ट किया है। तो ये बात जब मैंने देखी थी आपके इंटरव्यू में, तो मैं हैरान था, बिकॉज मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस है 40-50 दिन का, 2 महीने का हम लोगों का साथ है, जिसमें हमने शूट किया है। और वो इतनी वंडरफुल लेडी हैं कि उन्होंने इनफैक्ट इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद भी आगे निकल के एक फ़िल्म को सपोर्ट किया। तो बहुत मतलब हो सकता है एजेंसीज या जो भी मैटर होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो बहुत वंडरफुल हैं। उनको कोई ऐसी चीज़ का नहीं है, इनको सिर्फ अपना किरदार और फिल्म दिखाई देती है। चिड़िया के बारे में बात कर लें, वो मुद्दा ही टूट गया। चलिए सब चिड़िया के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारी फिल्म है। पीछे से आवाज आई, ओ भाई भगवान साहब। की। नहीं, मतलब बात मुद्दे की निकली है, फिल्म से ही संबंधित बात इन्होंने भी की है, सही बात है। और उसका खुलासा इतनी देर से करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो बात हो चुकी है। लेकिन होता क्या है, मैं मतलब एक मिनट लेना चाहूंगा आपका अविनाश जी,
कि ये सारा त्राण जो है ना अक्सर छोटी फिल्मों को ज़्यादा झेलना पड़ता है और छोटी फिल्मों से जुड़े हुए कलाकारों को भी ज़्यादा झेलना पड़ता है। बिल्कुल। इस तरह के गॉसिप आपको बड़ी फिल्मों से सुनाई नहीं देंगे। क्यों नहीं सुनाई देंगे? वाओ, क्योंकि उनके यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, बड़े पैसे से बड़ी समस्याएं होती है ना, करेक्ट है ना। तो बड़े बंगले में कभी इस बात की कोताही नहीं होगी कि यार पर्दे क्यों नहीं लगे। समझने में क्या कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही। बस यही कह रहा हूं मैं कि मतलब अलग अलग मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा तो यही है कि यार किसी तरह पिक्चर रिलीज हो जाए, बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, Yes. क्योंकि हमने इतनी शिद्दत से इतने सालों से फिल्म बनाई, इतने लोगों को पकड़ के दिखा रहे हैं भाई हम लोग देश विदेश जाके कि आप देखिए इस फेस्टिवल में, इस फेस्टिवल में। अब हमें मौका मिला है एंड यू नो थैंक हेवेंस दैट समबडी समवेयर वाज लिसनिंग फॉर द सेक ऑफ दिस फिल्म कि भाई नहीं चलो भाई ये फिल्म भी दिखा दो इन दर्शकों को। बिल्कुल, जैसा आपने बोला ना, मैं जब फिल्म का ट्रेलर देख रहा था उसमें इतनी सारी एलिमेंट्स हैं जी। कि हम उसको जैसे जैसे देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ हमें नया दे रही है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इस फिल्म का कौन सा सीन या कौन सा एक एलिमेंट आप लोगों के साथ रह गया? मैं एक सीन हमने किया था, उसकी बात हमारी हुई नहीं किसी भी टॉक में। एक खाना खाने का एक सीन है कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, और ये लंच ब्रेक होता है ना, जैसे अभी हुआ था लंच ब्रेक, वैसे ही स्पॉट बॉय तो सबसे बाद में खाता है ना जी। स्पॉट बॉय सबको पहले खिलाया, लेकिन उसको चिंता है कि मेरे बच्चे जो भतीजे उन्होंने खाया कि नहीं, तो उनको बिठा के जाता है कि अच्छा तू खा ले, लेकिन वो रूट के बैठे हुए, क्योंकि उनका कुछ बैडमिंटन कोर्ट का नहीं बना हुआ वैसे, और वो दोनों रूट के बैठे हुए हैं, और ये बहुत ही भाव विभोर होके आके उनको डांटता है और खुद रोने लगता है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द शॉट इन एफटीआई। हाँ, शॉर्ट इन एफटीआई आया, और मैंने उसका एक क्लिप देखा यार, है ना, और सडनली सेंस मेमोरी होती है ना, आई गॉट ट्रांसफर्ड टू कि लेकिन मैं क्यों रो रहा हूँ इस सीन में, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। एंड देन सडनली आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग कि भाई ये बात थी करेक्ट, कि वो ये कह रहा है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मैं इतनी मशक्कत से, क्योंकि मुझे उनको खाना खिलाना है, और चलो तुम लोग ही खा लो, इनका है कि मेरा परिवार पहले खा ले, और वो दोनों नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनका बैडमिंटन का कुछ नहीं हो रहा है। एंड देन हाउ द फैमिली एंड दे ऑल थ्री स्टार्ट टू क्राई एंड देन ईट। मुझे वो आज सुबह मैं देख रहा था फिर से ना, तो मुझे याद आया। सो दैट फॉर मी दैट वाज वेरी वेरी मेमोरेबल। यू? फॉर मी एक सीन है कि पहली बार मेरे बच्चे इनके साथ जाते हैं पंचगनी शूटिंग के लिए, ये स्पॉट बॉय दिखाया है मेरे देवर, और दोनों बच्चों को लेके जाते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक माँ के लिए जब बच्चे दूर जाते हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो वो एक सीन है कि मैं इनके यहाँ रात को ये टीवी देख रहा हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खुद बच्ची हो गई हूँ, और मैं उनको पूछती हूँ और मेहरान ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी उस सीन में कि माँ ना काफ़ी बार बच्चों के लिए शानू और बुआ नहीं कहेगी, मेरा बड़ा वाला ना ऐसा है, मेरा छोटा वाला ना वैसा है, मतलब ऐसे बात करेगी, ऐसे उन्होंने बताया था। और मैं इनसे जाके पूछती हूँ कि वहाँ पे ये खाने के लिए तो होगा ना, और वो कंबल तो देंगे ना, बचकाने से सवाल है ऑब्वियसली, बट लेकिन माँ की चिंता है ना वो, एंड शी हैज बिकम अ चाइल्ड हरसेल्फ ऐसे। और हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन द वे ही इज आंसरिंग मी, ऐसे टीवी देखता है, अरे मतलब एज इफ ही इज माई फादर, बिकम माई फादर, ऐसे कि मतलब वो इक्वेशन जो एनर्जी में आया वो ऐसे आया जो हमने तय नहीं किया था। बट मुझे ना बिना रोए जो सीन्स इमोशनल करते हैं ना, वो मुझे पसंद है, बिना रोए, मतलब इसमें कोई रो नहीं रहा है, पर वो जिस तरह से वो तो हंस रही है, अरे नहीं मैं भी ऐसे हूँ, हाँ अच्छा वो ऐसे होगा क्या, वो ऐसे, मतलब शी इज सो वल्नरेबल कि ऐसे लगता है कि अभी इसको कोई गले लगा ले, लेकिन कोई नहीं लगाएगा उसको, उसके कोई सर पे हाथ रखे और कहे कि भाई कोई नहीं बाबू ठीक है। तो आई रियली मिस कि उसके लिए कोई नहीं है अभी, वो अकेले ही उसको रहना है, अब अकेले खुद को शायद रोती रहेगी। आई रिमेंबर माई मदर जब रिहर्सल्स में जाती थी नाटक के, और अगर हमें बुखार है तो रोते हुए जाती थी, जाना पड़ेगा क्योंकि एक लिया हुआ। तो मतलब माँ का ये होता है ना अकेलापन, तो वो उस सीन में बहुत वो मेरे साथ रह गया, वो सीन ऐसे हो गया। वाह, मुझे अगर मैं विनय सर की बात करूं, जिस सीन के बारे में ये कह रहे थे, वो मुझे बहुत पसंद है विनय सर का। इनफैक्ट कुछ विनय सर के स्पेसिफिकली सीन बहुत सी बार ऐसे होते थे कि विनय सर जो है अगर सीन में बच्चे का शॉट लगा हुआ है
तो सर ये नहीं छोड़ते थे कि मैं तो पीछे हूँ, बहुत दूर हूँ, फोकस भी अभी बच्चे के ऊपर चल रहा है, तो अभी जो है इस चीज़ पे थोड़ा कम आदमी ध्यान दे रहा है कि वो तो वहाँ जा रहा है बच्चा, मैं तो बहुत दूर हूँ। तो इनका जो भतीजा है जो बुआ के फिल्म में कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो सर के पास चाय लेके आता है, तो अपने ही चाचा के पास वो चाय लेके आया, चाय बांटता हुआ वो आगे चला जाता है। अब चाचा चाय तो ले लेता है, लेकिन अब ये सोच रहा है कि ये मेरा भतीजा बेचारा, उसके पूरी उसका पास्ट उसके सामने से गुजर रहा है कि मैं इसको अच्छे फ्यूचर को भी कुछ योगदान नहीं कर पा रहा। एंड सर ने वहाँ जो एक रिएक्शन दिया था, वो मेरा सर का फेवरेट रिएक्शन में से एक है वो फिल्म के लिए। दो ही वॉज नॉट इन फोकस, और एक्टर बहुत ऐसे हो सकता था कि चाय लेके इधर मुँह करके बात करने लगते, लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। सर ने उसको फॉलो किया बच्चे को, और वो अगली चाय दी, उसने अगली चाय दी और आगे बढ़ता चला गया। और इनके ऊपर वो मुझे असर दिखाई दे रहा है सर के रिएक्शन में कि इनको ये गिल्ट हो रहा है कि मेरा भतीजा जो है ऐसे सब सेट पे कर रहा है और मैं इसकी कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत पसंद है वो एक शॉट सर का, वो मैंने गाने में यूज़ किया फिल्म के। और वो भी तो ना कि अगली पीढ़ी भी वही कर रही, मतलब अगली पीढ़ी भी वही कर रही है, वो मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह से आप सीन बता रहे थे, मेरे को लेजिट गूज़बम्स आ गए। तो जितना एक्साइटेड मैं सिर्फ ट्रेलर देख के था, उससे ज़्यादा एक्साइटेड अब मैं इस बातचीत के बाद हो गया हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फिल्म। उम्मीद है इसकी सक्सेस के बाद हम दोबारा सब मिलेंगे। आप जरूर फिल्म देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी फिल्म। बिल्कुल सर। क्यों, पहले आप अभी खाना खाइए। हाँ, हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप खाली पेट हम अविनाश जी को खाना खिलाया जाए। थैंक यू सो मच। हमने आपके लिए छोले बचा के रखे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।